हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है, उनका जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो जिसमें हम इसकी यूनिट नंबर 3 जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाली जो यूनिट है उस कंप्लीट यूनिट को एक वन शॉट रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट वीडियो है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इस वन शॉट से कवर करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले की बाकी चारों यूनिट की वन शॉट रिविजन्स वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप इन्हें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। जब प्रोमिसर प्रोमिजी को, एक तरीके से हम प्रोमिसर और प्रोमिजी करके समझते हैं, जो प्रोमिसर प्रोमिजी को प्रॉमिस कर दे कि अगर तुम्हें मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसे मैं बियर करूंगा, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ओनली एक्सप्रेस प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई, जब वो बोलकर या लिख कर दे प्रॉमिस तो इंक्लूड किया जाता है। कॉज वेयर लॉस्ट कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, और प्रोमिसर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हो तब इंक्लूड किया जाता है। अगर प्रोमिसी की खुद की वजह से लॉस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिफाई नहीं होता। और इसमें क्या क्या नहीं होता? तो इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई, जैसा कि मैंने बताया, इम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं हो सकता है कि कंडक्ट से कोई प्रॉमिस हो जाए, और अगर प्रोमिसी खुद लॉस करता है तो वो इंडेमनिफाई नहीं होता। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इसमें दो पार्टी होती हैं, एक इंडेमनिफाइड और एक इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफाइड जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करता है, और इंडेमनिटी होल्डर जिसे ये प्रॉमिस किया जाता है। अब इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट होते हैं? तो इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस व्हिच ही माइट कंपेल टू पे इन सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है कि वो सभी डैमेजेस क्लेम कर सके जो कि उसने कोई सूट को, मतलब केस फाइल करने में किए हैं। सेकंड, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू इंस्टीट्यूशन और डिफेंडिंग शूट। अगर किसी केस में को बचाने के लिए अगर उसने कोई भी खर्चा किया है तो वो सारे खर्चे को वो रिकवर कर सकता है। थर्ड, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल सम्स पेड अंडर एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सूट। अगर किसी केस में उसने कॉम्प्रोमाइज करा है, मतलब पेमेंट करी है कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड, तो वो सभी भी रिकवर कर सकता है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। ये क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है जो कि किस लिए दिया जाता है? अगर थर्ड पार्टी के बिहाफ पर दिया जाता है। अगर थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करती है पेमेंट देने में, तो फिर जो प्रॉमिस करता है वो उस पेमेंट को करेगा। ये दिया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। द पर्सन हु गिव गारंटी, जो गारंटी देता है उसे श्योरिटी कहते हैं, जिसके लिए गारंटी देता है उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, और जिसे गारंटी देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। पर्पस, इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है? तो टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच में बी रिलेटेड टू मर्केंटाइल एजेंट। अगर मर्केंटाइल एजेंट से कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो उस परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड, टू सिक्योर ऑनेस्टी ऑफ समवन हु इज अपॉइंटेड टू सम ऑफिस। किसी ऑफिस में किसी को अपॉइंट किया गया है, उसकी ऑनेस्टी को सिक्योर करने के लिए ये प्रॉमिस दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड, टू सिक्योर समवन फ्रॉम इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर। किसी और के करने की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है। इसेंशियल्स क्या क्या है? नंबर 1, समथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी सफिशिएंट कंसीडरेशन। मतलब इसमें हमें कंसीडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी प्रिंसिपल डेटर के लिए अगर कोई बेनिफिट उसे मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से तो वही हम कंसीडरेशन मान लेते हैं। सेकंड है, द क्रेडिटर एंड श्योरिटी मस्ट बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो क्रेडिटर हैं और श्योरिटी हैं वो कम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जो प्रिंसिपल डेटर है वो इनकम्पिटेंट भी हो सकता है। थर्ड, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंडीशन। जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की वो कंडीशन होती है जो कि तभी अराइज होती है अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाता है। प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की ही होती है। अब आएगा इनवैलिड गारंटी कब होती है? तो गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करके कोई गारंटी ली गई है, मतलब क्रेडिटर ने या प्रिंसिपल डेटर ने कुछ भी चीज़ मिसरिप्रेजेंट करी है जिसकी वजह से उन्हें गारंटी मिल गई, तो वो गारंटी इनवैलिड मानी जाती है। सेकंड आएगा गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। अगर क्रेडिटर ने या प्रिंसिपल डेटर ने कोई भी फैक्ट को छुपाकर गारंटी ली गई है कि जो जरूरी फैक्ट था उसे बताया नहीं और किसी से गारंटी ले ली,
तो फिर वो गारंटी भी इनवैलिड मानी जाती है। थर्ड है इन केस ऑफ को श्योरिटी नॉट जॉइंट। अगर कोई ऐसी गारंटी है जिसमें एक से ज़्यादा श्योरिटी हैं तो वो गारंटी तभी वैलिड होती है जब सारे को जो भी को श्योरिटी हैं वो मिलकर उसे फुलफिल करें। अगर एक भी को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो गारंटी इनवैलिड हो जाती है, किसी भी को श्योरिटी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंस दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो पार्टीज इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। लाइबिलिटी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, जो इंडेमनीफायर होता है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। कंटिजेंसी मतलब इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइज ओनली ऑन कंटिजेंसी। एक कंटिजेंसी होने पर मतलब अगर नुकसान हुआ तो ही लाइबिलिटी अराइज होती है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें हमें पता होता है कि अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो हमें ये पैसे भरने ही भरने हैं, तो उसकी हमें अमाउंट पता होती है, तो ये कंटिजेंट नहीं होती। इंडेमनिटी के केस में जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, जबकि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया जाता है, श्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी फॉर लॉस। अगर थर्ड पार्टी की वजह से उसे कोई लॉस होता है इंडेमनीफायर को, तो फिर वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है अमाउंट रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर गारंटी के केस में श्योरिटी को कोई लॉस होता है प्रिंसिपल डेटर की वजह से, तो प्रिंसिपल डेटर को के अगेंस्ट श्योरिटी केस फाइल कर सकता है, उससे प्राइस मांग सकता है, रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब काइंड देंगे गारंटी के। नंबर वन, स्पेसिफिक गारंटी, मतलब जब गारंटी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए दी जाए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दी जाए, तो वो स्पेसिफिक गारंटी दी जाती होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी होती है, वो गारंटी जो कि सभी चीजों के लिए बोल दी जाए कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये जो भी काम करेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर वो कंटिन्यूइंग गारंटी हो जाती है। अब जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो रिवोक कैसे की जा सकती है, तो नंबर वन, बाय नोटिस। अगर जो श्योरिटी है वो डायरेक्टली क्रेडिटर को नोटिस दे दे कि अब इसके कोई भी एक्ट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो वो नोटिस देकर हो गया कि रिवोक हो गई कंटिन्यूइंग गारंटी। बाय डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो फिर कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है। अब राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं एज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। पहले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट होते हैं श्योरिटी के, तो नंबर वन, राइट टू सबरोगेटेड। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन प्रिंसिपल डेटर कमिटेड डिफॉल्ट दस पे द डेट टू क्रेडिटर एंड नाउ ही हैज ऑल राइट टू अगेंस्ट श्योरिटी व्हिच हैज क्रेडिटर अगेंस्ट डेटर। इसमें क्या होता है, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट में और श्योरिटी उसके बिहाफ पर पेमेंट कर दे, तो जो राइट पहले क्रेडिटर के पास थे ना प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो सारे राइट अब श्योरिटी के पास आ जाते हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। सेकंड है राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, मतलब जो भी उसने डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करने की वजह से जो भी पेमेंट करी है उसको वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से, ये कहलाता है राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। अब अगर एज अगेंस्ट क्रेडिटर, अब श्योरिटी के राइट क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या होते हैं, तो नंबर वन, ए श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच क्रेडिटर हैज अगेंस्ट डेटर एट टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप एंटर्ड। मतलब अगर क्रेडिटर ने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी ली है और साथ में उसकी श्योरिटी भी ली है किसी और पर्सन से, तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी होगी उसका बेनिफिट जिसने श्योरिटी दी है उसे भी मिलेगा अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है, आगे है एज अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब को श्योरिटीज जो होते हैं उनके अगेंस्ट क्या राइट होता है एक श्योरिटी का, व्हेन टू और मोर पर्सन स्टैंड एज को श्योरिटी फॉर सेम डेट दे आर टर्म्ड एज को श्योरिटी। को श्योरिटी हमें पता है क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग श्योरिटी देते हैं किसी भी डेट के लिए तो वो को श्योरिटीज कहलाते हैं। तो को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, तो जो भी को श्योरिटी होते हैं वो लायबल होते हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए, उस डेट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, एक श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाता है अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी से, गारंटर से, तो नंबर वन, बाय नोटिस और डेथ। या तो वो नोटिस दे दे या डेथ हो जाए उसकी, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी श्योरिटी। अब उसकी श्योरिटी ज़्यादा नहीं रहती है अगर वो डायरेक्टली क्रेडिटर को नोटिस या दे दे या उसकी डेथ हो जाए। सेकंड है, इफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर इज अल्टर विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी को बताए बिना जो प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर लेते हैं, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट कर दी और क्रेडिटर ने पेमेंट ले ली, तो उनका डेट खत्म हो गया, तो श्योरिटी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है उसकी लाइबिलिटी से। फोर्थ है कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद डेटर।
A contract between creditor and debtor by which creditor make composition with or promise to give time or not to sue the debtor discharge surety। अगर क्रेडिटर कभी ऐसा कर ले, डेटर उससे डायरेक्टली बात करे और क्रेडिटर उसे मतलब टाइम हो गया कि अब उसे डेट वापस करना था, प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को डेट वापस करना था, लेकिन प्रिंसिपल डेटर वापस नहीं कर पाया और उसने श्योरिटी क्रेडिटर से बात कर ली कि मैं तुम्हारा अभी डेट वापस नहीं कर सकता, मुझे कुछ और टाइम दे दो, और क्रेडिटर मान जाता है, उसे कुछ और टाइम दे देता है, तो अब श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए। ठीक है। फिफ्थ है क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। इसमें क्या है, तो इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट एंड विद राइट ऑफ श्योरिटी और omit टू डू एनी एक्ट विच इज ड्यूटी टू श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू एंड इवेंचुअली रेमेडी ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर इम्पेयर द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करे जो इनकंसिस्टेंट हो या कोई ऐसा काम करने से भूल जाए जो कि उसे करना जरूरी है श्योरिटी के लिए, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, if creditor loses on without consent of surety parts with any security given to him at time of contract of guarantee, the surety is discharged from liability to extent of value of security। अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी लेने के साथ साथ कोई सिक्योरिटी भी ली थी डेटर से और अब वो उस सिक्योरिटी को खो देता है, मतलब वो उससे कहीं खो जाती है वो सिक्योरिटी या कुछ भी हो जाता है, खराब हो जाती है, तो फिर जो श्योरिटी होगा उसकी लाइबिलिटी उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी जितने की सिक्योरिटी खराब हो गई होगी या खो गई होगी। ठीक है। सेवंथ है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड इफ कॉज्ड बाय फ्रॉड। एक कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिड हो जाता है, जब वो फ्रॉड से हो, कंसीलमेंट हो मटेरियल फैक्ट की, तो इन केसेस में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का कंसेप्ट। अब बाकी का कंसेप्ट रह गया वो और देखते हैं हम। चलिए देखिए, अब हैगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये हमारा कंसेप्ट हैगा। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन कॉन्ट्रैक्ट दे शैल व्हेन पर्पस अकम्प्लिश्ड टू बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। मतलब जब कोई पर्सन अपने गुड्स किसी और पर्सन को दे दे, किस लिए? या तो कोई पर्पस के लिए या फिर कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे हम कहते हैं बेलमेंट। मतलब गुड्स गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तुम्हारा ये पर्पस कंप्लीट हो जाए तो ये तुम गुड्स मुझे वापस कर देना, या फिर जैसी भी उसने डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज्ड ऑफ कर देना, तो वो कहलाता है बेलमेंट। द पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, जो गुड्स देता है उसे बेलर कहते हैं, जिसे गुड्स देता है उसे बेली कहते हैं। इसेंशियल क्या है? बेलमेंट ऑलवेज बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होती है। देयर कैन बी बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बेलमेंट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है और इसमें मनी इंक्लूड नहीं होती है। थर्ड है इन बेलमेंट पोजेशन ऑफ गुड्स मस्ट चेंज डिलीवरी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। बेलमेंट में क्या होता है? गुड्स की पोजेशन चेंज होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। डिलीवरी कैसी भी हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी हो चाहे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। फोर्थ, इन बेलमेंट ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, बेलमेंट में ऑनरशिप नहीं होती है ट्रांसफर। फिफ्थ, गुड्स आर डिलीवर्ड अपॉन कंडीशन दैट दे आर टू बी रिटर्न, गुड्स इस कंडीशन के साथ डिलीवर किए जाते हैं कि तुम्हें इन गुड्स को वापस करना है। अब बेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो नंबर वन, राइट्स ऑफ टर्मिनेशन। बेलर हैज राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, बेलर के पास राइट होता है कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सके और डैमेजेस को क्लेम कर सके अगर जो उसने कंडीशन लगाई थी बेलमेंट में उसे बेली नहीं मानता है तो। सेकंड है राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेटिटियस गुड्स। अगर ग्रेटिटियस बेलमेंट हुई है, मतलब अपनी इच्छा से बेलमेंट की गई है, मतलब इसमें कोई भी अमाउंट वगैरह पैसे वगैरह नहीं लिए गए, तो जो बेलर होता है उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को वापस ले सकता है। बट अगर गुड्स वापस लेने की वजह से, टाइम से पहले गुड्स वापस लेने की वजह से बेली को कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, तो बेलर को उसे रिकवर करना पड़ेगा। थर्ड है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, द ड्यूटीज ऑफ बेली आर राइट्स ऑफ बेलर एंड ही कैन स्यू बेली फॉर देयर इन्फोर्समेंट। जो बेली की ड्यूटीज होती हैं वो बेलर के राइट होते हैं और बेलर उन्हें इन्फोर्स करने के लिए बेली को केस फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है। अब बेलर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं ये तो हमने पढ़े, राइट्स क्या क्या होती है। ड्यूटीज क्या है? टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, जो भी उसने गुड्स बेल करे हैं बेली को, उनमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो उसे बताना पड़ेगा बेली को। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस विच बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट और रिसीव बैक द गुड्स। अगर बेलर रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? अगर उसने बेली को कोई गुड्स दिए और जब वो उन्हें वापस करने आया तो उसने उन्हें वापस नहीं लिया और उसकी वजह से बेली को कोई लॉस हुआ,
तो फिर उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। थर्ड है टू बियर नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ बेलमेंट व्हेन द कंडीशन ऑफ बेलमेंट आर केप्ट टू बी कैरिड अपॉन द बेली फॉर बेलर द गुड्स एंड बेली इज टू रिसीव नो रिम्यूनरेशन द बेलर शैल रिपे बेली नेसेसरी इन एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसमें क्या बोला गया है, व्हेन द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड अपॉन बेली फॉर बेलर। मतलब बेलमेंट की कंडीशन क्या आती है, जो गुड्स हैं वो कौन कैरी करेगा, बेली कैरी करेगा, किसके बिहाफ पर, बेलर के। एंड बेली रिसीव और बेली को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलती है, तो फिर जो भी एक्सपेंसेस नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली करेगा उन गुड्स को रखने के लिए, उसको बेलर को रिकवर करके देना पड़ेगा। फोर्थ है टू इंडेमनिटी ग्रेटिटियस बेली where baler has lent goods gratuitously for specified time or purpose and if no he require return goods before time purpose accomplished he shall indemnify। वही मैंने जो आपको बताया कि अगर बेलर टाइम से पहले गुड्स को ले लेता है तो उसकी वजह से अगर बेली को कोई भी लॉस होता है तो उसे वो इंडेमनीफाई करके देगा। फिफ्थ है टू बियर रिस्क फॉर लॉस बेलर इज टू बी बियर रिस्क ऑफ लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग विच बेल्ड इफ बेली हैज टेकन केयर एज मच केस। अगर बेलर ने बेली को गुड्स दिए और उन गुड्स में कोई वो डिस्ट्रक्ट हो गए या खराब हो गए, बेली ने अगर उनको बचाने की पूरी कोशिश करी फिर भी वो खराब हो गए, तो जो उनके खराब होने का रिस्क है वो कौन बियर करेगा, वो बेलर ही बियर करेगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर। अब आएंगे हमारे पास राइट्स ऑफ बेली। अब बेली के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो नंबर 1 राइट टू इंटरप्लीड। ये क्या होता है, इफ पर्सन अदर देन बेलर क्लेम गुड्स बेल्ड बेली में अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी। अगर बेलर के अलावा कोई और पर्सन आके बेली से गुड्स कहता है कि ये गुड्स रिटर्न कर दो, तो फिर जो बेली है वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट में कि इन गुड्स की डिलीवरी को रोक दिया जाए और टाइटल को डिसाइड किया जाए कि ये गुड्स किसके हैं। सेकंड राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी के अगेंस्ट राइट होता है इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव। अगर जो बेली के पास गुड्स देंगे कोई थर्ड पार्टी उनको कोई भी नुकसान पहुंचाती है तो बेली के पास राइट होता है कि वो वही सारे एक्शन ले सके जो कि एक ऑनर ले सकता है गुड्स का। ठीक है। थर्ड है राइट ऑफ पर्टिकुलर इन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज where the belly has in accordance purpose of bailment rendered any services involve exercise of labor of skill in respect of goods he shall right to retain such goods until he receive the remuneration for services he rendered but cannot sell it। मतलब अगर बेली को कोई गुड्स डिलीवर किए गए हैं और उसने कोई सर्विसेज दी है उन गुड्स से रिलेटेड, तो फिर उसे अगर बेलर पैसे नहीं देता है, रिम्यूनरेशन नहीं देता है, तो वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है जब तक उसे पैसे ना मिल जाए। ठीक है। फोर्थ है राइट ऑफ जनरल लीन बैंकर फैक्टर्स वॉर फिंगर्स। ये जो लोग होते हैं ये जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब रिटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी को जब तक उनकी बैलेंस अमाउंट की पेमेंट ना हो जाए। फिफ्थ है राइट टू इंडेमनिटी बेली इज इंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड बाय बेलर। वही सेम पॉइंट जो ऊपर था उसका उल्टा कि अगर बेली ने गुड्स लिए हैं और मतलब बेलर ने टाइम से पहले गुड्स मंगा लिए और बेली को उन पर कोई एक्सपेंस हो गया है तो बेली के पास राइट होता है कि वो उस एक्सपेंस को बेलर से रिकवर मतलब डैमेजेस हो गए हैं तो उन डैमेजेस को बेलर से रिकवर कर सके। सिक्स्थ है राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। अगर गुड्स फॉल्टी हैं मतलब कोई डिफेक्ट है गुड्स में और उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हो गया है तो वो उसके रिलेटेड भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बेलर से। ठीक है। सेवंथ है राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट के केस में जो हमारा बेली है उसे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर करता है वो, तो उनको भी वो बेलर से क्लेम कर सकता है। एट्थ है राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एनी वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर। अगर किसी गुड्स के एक से ज्यादा बेलर है मतलब एक से ज्यादा ओनर हैं और उन्होंने उसे बेल किया था गुड्स को बेली को, तो बेली के पास राइट होता है कि वो उनमें से किसी के भी पास गुड्स को डिलीवर कर सकता है। अब बेलर जैसे बेलर की कुछ ड्यूटीज थी वैसी बेली की भी ड्यूटीज हैं। नंबर 1 टू टेक रीजनेबल केयर। मतलब जो उसे गुड्स बेल किए गए हैं उसे उनकी रीजनेबल केयर करनी है, मतलब अच्छे से केयर करनी है, जैसे केयर एक ऑनर करता है वैसे ही उसे करनी है। सेकंड टू रिटर्न दी गुड्स वापस करने पड़ेंगे उसे, मतलब ये उसकी ड्यूटी है कि जैसी पर्पस कंप्लीट हो जाए वैसी उसे उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू रिटर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स। अगर गुड्स से उसने कुछ प्रॉफिट कमाया है बेली ने तो उसे वो प्रॉफिट भी बेलर को वापस करना पड़ेगा। फोर्थ टू यूज गुड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में जैसी भी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग उसे गुड्स को यूज करना चाहिए।
फिफ्थ, डू नॉट मिक्स अप गुड्स विद हिज ओन गुड्स, उसे अपने गुड्स के साथ जो बेल किया हुआ गुड्स है उसे मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो जो भी एक्सपेंस होगा उसे अलग करने का वो सारा उसे ही बियर करना पड़ेगा। यही सारा दिया है इसमें। अब आएंगे राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या राइट होते हैं बेलर और बेली के? नंबर 1, स्यूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अगर कोई थर्ड पार्टी गुड्स के साथ कुछ गलत करता है तो बेलर और बेली दोनों के पास राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सके। सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सूट। अगर सूट से जो भी कंपनसेशन मिलती है तो वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपस में बढ़ जाएगी बेलर और बेली के बीच में। अब अगर राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर किसी पर्सन को गुड्स मिलते हैं ढूंढे हुए तो फिर वो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं? नंबर 1, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स टेक हिम इन हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। अगर किसी पर्सन को खोए हुए गुड्स मिलते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहती है जैसे कि एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइंडर ऑफ गुड्स नॉट एंटाइटल्ड टू ब्रिंग सूट फॉर रिकवर एक्सपेंसेस इनकर्ड वॉलंटरली बाय हिम। अगर वो फाइंडर जो गुड्स का फाइंडर है वो उसके ऑनर को ढूंढने के लिए कोई एक्सपेंस इनकर करता है वॉलंटरली तो वो उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकता अगर जिस पर्सन के गुड्स हैं वो उसे देने के लिए तैयार नहीं है। बट वो एक्सरसाइज कर सकता है पर्टिकुलर लीन को, मतलब गुड्स को रिटेन करके रख सकता है जब तक वो प्राइस ना दे दे उसे। थर्ड है इन केस वेयर रियल ओनर ऑफ गुड्स ऑफर्ड स्पेसिफिक रिवार्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स लॉस्ट द फाइंडर में सी फॉर रियलाइजेशन ऑफ सच रिवॉर्ड। अगर जो ऑनर है उसके गुड्स खो गए और उसने उन पर कोई रिवॉर्ड रख दिया कि जो भी ये गुड्स को ढूंढ कर देगा उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर वो जो पर्सन है फाइंडर ऑफ गुड्स है वो उस रिवॉर्ड को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब उस रिवॉर्ड को ले सकता है। फोर्थ है फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सेल गुड्स फाउंड आउट एक्सेप्ट। जो फाइंडर है उसके पास कोई राइट नहीं होता गुड्स को बेचने का, बट कुछ केसेस हैं जिनमें वो बेच सकता है, जैसे कि व्हेन गुड्स फाउंड इज कॉमनली सब्जेक्ट ऑफ सेल। मतलब वो ऐसे गुड्स है जो कॉमनली सेल होते हैं और उसने सभी रीजनेबल डिलीजेंस कर ली, मतलब जितने भी एफर्ट्स वो कर सकता था ऑनर को ढूंढने के वो सभी कर लिए लेकिन फिर भी ऑनर नहीं मिला। और थर्ड, व्हेन थिंग इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग, और जब चीज खराब हो सकती है तो इन केसेस में वो उन्हें बेच भी सकता है। लीन क्या होती है? तो लीन होती है जब तक अगर आपने के पास कोई गुड्स हैं तो आप उन गुड्स को अपने पास रख सकें जब तक आपके उनके लिए पेमेंट ना मिल जाए, उसे हम कहते हैं लीन। क्या है? राइट ऑफ पर्सन टू रिटेन दैट विच इज इन पोजेशन एंड विच बिलोंग टू अनदर अंटिल डिमांड ऑफ पर्सन इन पोजेशन आर सेटिस्फाइड। मतलब वो किसी भी चीज की पोजेशन अपने पास रख सकता है जब तक जो वो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लीन। लीन दो टाइप की होती है, पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन में क्या होता है? इट इज राइट फॉर रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स विच आर द डेट अरोज। मतलब वो कोई भी लीन गुड्स जिन पर कोई डेट हैगा तो वो उन्हें रख सकता है अपने पास जब तक कि उसे उसकी पेमेंट ना मिल जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन वेयर बेली इन अकॉर्डेंस विद पर्पस ऑफ बेलमेंट रेंडर एनी सर्विस इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ लेबर ही हैज राइट टू रिटेन सच गुड्स। मतलब अगर जो बेली है वो कोई ऐसा गुड्स देता है जिसमें उसकी लेबर्स इन्वॉल्व है तो उसके पास राइट है वो तब तक उस गुड्स को ना दे जब तक वो पर्सन बेलर उसकी जो सर्विस हैगी उसके लिए पेमेंट ना कर दे। बी है जनरल लीन। जनरल लीन क्या होती है? तो इट इंटाइटल अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड रिटेन देम अंटिल ऑल क्लेम ए पर्सन इन पोजीशन अगेंस्ट ओनर आर सेटिस्फाइड। इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये सिर्फ कुछ ही लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं जनरल लीन जो होती है, जैसे कि बैंकर्स हो गए, फैक्टर हो गए, अटॉर्नी और हाई कोर्ट, ये सारे इन्हें एक्सरसाइज कर सकते हैं। और होता सेम वही है, ये भी प्रॉपर्टी को या जो भी गुड्स वगैरह इनके पास मॉर्गेज रखे जाते हैं उन्हें रिटेन कर लेते हैं जब तक इनको पेमेंट इनकी नहीं मिल जाती डेट की। ये हो गया आपका बेलमेंट का कंसेप्ट। अब आएगा हमारे पास प्लेज का कंसेप्ट। तो प्लेज क्या होती है? देखिए, इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। जब हम गुड्स को बेल करते हैं किस लिए? सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट ऑफ डेट के लिए, अगेंस्ट सिक्योरिटी रख दें गुड्स की, तो उसे हम कहते हैं प्लेज। प्लेज में जो बेलर होता है, मतलब जो गुड्स देता है, उसे पॉनर बोला जाता है, जो गुड्स लेता है उसे पॉनी बोला जाता है। प्लेज बाय नॉन ओनर। अब कब कब एक नॉन ओनर भी प्लेज कर सकते हैं, मतलब गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो नंबर 1, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट है तो वो गुड्स को प्लेज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओनर इवन ही इज नॉट आर ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है। सेकंड, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और उसके पास गुड्स की पोजीशन है तो वो उसे प्लेज कर सकता है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट।
थर्ड है प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर पॉनर का गुड्स में एक लिमिटेड इंटरेस्ट है तो जो पॉनी है वो मतलब जो दूसरा कोई थर्ड पार्टी है जो कि ओनर नहीं है वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है। फोर्थ, प्लेज बाय कोनर इन पोजीशन। अगर किसी भी गुड्स के या प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हैं तो उनमें से कोई भी उन गुड्स की प्लेज कर सकता है, वो प्लेज मानी जाएगी। फिफ्थ है प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। अगर किसी इन पर्सन ने कोई गुड्स बेच दिए या खरीद दिए, उन गुड्स की पोजीशन उसके पास है बट ओनरशिप अभी नहीं है, तो भी वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर दिए हैं। पॉनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है? तो राइट है राइट टू रिसीव गुड्स। इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फॉर विच द प्लेज इज मेड एंड पॉनर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, he may redeem the goods pledged at any time before their actual sales of them, but he must in case addition any expense which might has arisen from fault। अब पॉनर कौन होता है? जो गुड्स को देता है, तो उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को वापस भी ले सके। कब ले सकता है? अगर जो पॉनी है वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में, तो फिर वो गुड्स को प्लेज को वापस ले सकता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी। पॉनी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं? नंबर 1, राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ दैट और टू ऑब्टेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस विद इंटरेस्ट। मतलब जिसको गुड्स दिए गए हैं उसके पास राइट होता है कि वो अपने डेट को रिकवर कर सके, और अगर टाइमली पेमेंट नहीं हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सके। सेकंड है राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। उसके पास पर्टिकुलर लीन का राइट होता है, मतलब वो उसे जो गुड्स बिल्ड किए गए हैं प्लेज के फॉर्म में वो उन्हें अपने पास रख सकता है जब तक उसको डेट की पेमेंट या जो भी पेमेंट उसकी ड्यू है वो ना मिल जाए। राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अगर उसके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होते हैं पॉनी के तो वो उन्हें भी रिसीव कर सकता है। फोर्थ, पॉनी राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पॉनर। अगर पॉनर जिसने गुड्स दिए हैं वो डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट में, तो वो गुड्स को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। फिफ्थ है पॉनी मस्ट नॉट यूज गुड्स प्लेज्ड। जो पॉनी है वो जो उसे गुड्स दिए गए हैं प्लेज किए गए हैं उनका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। अब एक बेलमेंट को कैसे हम जो ये प्लेज होती है इसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? तो नंबर 1, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। जब टाइम एक्सपायर हो जाए, जो भी टाइम फिक्स किया गया है वो टाइम एक्सपायर हो जाए तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है। सेकंड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। बाय नोटिस, नोटिस देकर टर्मिनेट की जा सकती है, और डेथ से टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट आपका बेलमेंट का और प्लेज दोनों का कंसेप्ट हो गया। अब एक और कंसेप्ट बचा है इस चैप्टर में, वो और देख लेते हैं, एजेंसी वाला। तो देखिए एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू डू एक्ट फॉर हिमसेल्फ और टू रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मतलब जब एक पर्सन किसी और पर्सन को हायर कर ले या एम्प्लॉय कर ले अपने पास, किस लिए? अपने आप का एजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए या दूसरे किसी थर्ड पर्सन के साथ डील करने के लिए उसके बिहाफ पर, तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। द पर्सन हु रिप्रेजेंट कॉल्ड प्रिंसिपल। जिस पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करता है उसे एजेंट कहते हैं। द ड्यूटी ऑफ एजेंट इज टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पर लीगल रिलेशंस मतलब लीगल डीलिंग करना एजेंट की ड्यूटी होती है। प्रिंसिपल शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ एजेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज पावर। मतलब प्रिंसिपल लायबल रहेगा एजेंट के सभी एक्ट के लिए, अगर उसने जो भी एक्ट करे हैं वो उसकी पावर के अंदर है। अगर पावर से बाहर जाकर कोई भी एक्ट करता है वो, तो फिर वो एजेंट लायबल होगा, तो फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है? एक्सप्रेसली, मतलब या तो जब एजेंट अपॉइंट किया जाए बोलकर या लिखकर, या फिर इम्प्लाइडली कैसे? व्हेन एजेंसी अराइज फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी। पार्टी के कंडक्ट से एजेंसी अराइज हो जाए। वाइफ एज एम्प्लॉयड एजेंट टू हर हस्बैंड। वाइफ एम्प्लॉयड एजेंट कैसे होती है हस्बैंड की? नंबर 1, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर इन डोमेस्टिक रिलेशन, द वाइफ हैव एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू प्लेस द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड फॉर नेसेसरी। मतलब जब वाइफ और हस्बैंड एक साथ रह रहे हो डोमेस्टिक रिलेशन में, तो वाइफ के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो प्लेज कर सके। सेकंड, वेयर वाइफ लिव अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड विदाउट हर फॉल्ट, शी आल्सो हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड हस्बैंड फॉर नेसेसरी। अगर वाइफ अलग रह रही है अपने हस्बैंड से बिना उसके फॉल्ट के, वाइफ का कोई फॉल्ट नहीं है, तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो अपने हस्बैंड से नेसेसरी क्लेम कर सके। थर्ड है एजेंसी बाय नेसेसिटी। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ पर्सन मे बी कंपेल्ड टू एक्ट एज एजेंट टू अदर। इन केस ऑफ नेसेसिटी, पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट नीड नॉट नेसेसरीली हैव अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल।
तो एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होती है, तो अंदर सर्टेन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, अ पर्सन में बी कंपेल्ड टू एक्ट एज एजेंट टू अदर। एक पर्सन को क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है, किस लिए, एजेंट का एक्ट करने के लिए। इन केसेस ऑफ नेसेसिटी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट नीड नॉट नेसेसरी हैव अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो जो नेसेसिटी के केस में एजेंट का एक्ट कर रहा होता है उसको ये जरूरी नहीं है कि उसके पास सारी अथॉरिटी हो प्रिंसिपल की। फोर्थ है एजेंसी बाय एस्टोपल, व्हेन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी देन एक्ट और इनकर्ड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इफ ही हैज by word or conduct such third person believe that such act are within scope of agent authority। अगर एजेंट कुछ ऐसा काम करता है जो कि उसकी अथॉरिटी से बाहर है फिर भी वो थर्ड पर्सन के साथ डील कर लेता है, तो फिर इसके इस एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा अगर जो थर्ड पार्टी है वो ये बिलीव करती है कि मतलब उसको प्रिंसिपल के एक्ट से या फिर एक्सप्रेसली पता लग जाता है कि ये बिलीव हो जाता है उसे कि ये जो एक्ट एजेंट ने करा है वो उसकी अथॉरिटी के अंदर अंदर है, तो फिर वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल कर देती है। फिफ्थ है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मीन सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्टेशन ऑफ एक्ट बाय प्रिंसिपल ओरिजिनली डन बाय एजेंट विदाउट अथॉरिटी। मतलब रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब एजेंट कुछ ऐसा काम करे जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं था फिर भी प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कहलाता है रेटिफिकेशन। वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर बट विदाउट नॉलेज और अथॉरिटी ही मे चेक टू रेटिफाई और टू disown such act. If he ratify them the same act will be followed if he had been performed by his previous authority। तो फिर वो वैसा ही हो जाता है जैसे कि मैंने बताया कि अगर अथॉरिटी के बिना एक्ट कर दिया लेकिन प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये अथॉरिटी के मैं था इसके, तो फिर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है, सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। अब एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी बता रखी है क्या क्या होती है, तो नंबर वन प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और एक्ट ऑफ एजेंट डन ऑन बिहाफ ऑफ विद इन बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एक्ट जो एजेंट करता है अगर वो उसकी अथॉरिटी के स्कोप में किया जाता है। एंड अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड। एक अथॉरिटी को हम एक्सप्रेस कब कहते हैं, जब वो वर्ड से दी जाए, और एक अथॉरिटी इम्प्लाइड कब होती है, जब वो कंडक्ट से हो जाए। द अथॉरिटी ऑफ एजेंट एक्सटेंड टू परफॉर्मेंस ऑफ एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी टू डू एन एक्ट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। एक एजेंट की अथॉरिटी कहाँ तक होती है, वो सभी चीजें जो कि वो कर सके लॉफुली जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है वो उसकी अथॉरिटीज कहलाती है। When he appointed to carry on business can do every lawful thing necessary for purpose। अगर उसे बिजनेस करने के लिए अपॉइंट किया गया है तो वो सभी नेसेसरी थिंग्स कर सकता है जो कि उसे बिजनेस करने के लिए जरूरी होती हैं। An agent has authority in emergency to all such acts for purpose of protecting principal from loss would be done by person ordinary prudence। The emergency must be real। एक एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इमरजेंसी के केस में वो सभी काम कर सकता है जो जिससे उसके प्रिंसिपल को लॉस हो रहा हो, उसे बचाने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। पर्सनल लाइबिलिटी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है। तो पर्सनल लाइबिलिटी, एन एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम बट इनका पर्सनल लाइबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। वैसे तो एजेंट की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है लेकिन कुछ केसेस हैं जब जब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होती है। नंबर वन, फॉरेन प्रिंसिपल, अगर कोई उसका जो प्रिंसिपल है वो फॉरेन में रहता है और वो मर्केंटाइल एजेंट का काम कर रहा है उसके लिए, तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होती है क्योंकि फॉरेन वाले से डायरेक्टली कोई पार्टी डील नहीं कर सकती। सेकंड है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल। जब पार्टी को एजेंट अपने प्रिंसिपल का नेम ना बताए तो फिर वो पर्सनली लायबल रहता है। थर्ड, प्रिंसिपल कैन नॉट sued where when principal is foreign sovereign ambassador, person disqualified by law, incompetent principal not communicated by third party hold against personally liable। अगर उसका प्रिंसिपल कोई फॉरेन सॉवरिजन है, एम्बेसडर है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, इनकम्पिटेंट है, तो फिर जिस पर केस फाइल नहीं किया जा सकता तो फिर एजेंट उसके लिए पर्सनली लायबल रहने वाला है। फोर्थ है पर्सनल लाइबिलिटी बाय एग्रीमेंट, व्हेन एजेंट एक्सप्रेसली बाय एग्रीमेंट और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट अंडरटेक पर्सनल लाइबिलिटी। जब एजेंट अपने एक्सप्रेसली मतलब बोलकर एग्रीमेंट में या लिखकर एग्रीमेंट में कर ले कि हाँ जो भी लाइबिलिटी होगी वो मेरी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, तो फिर उसकी वो पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। फिफ्थ, एजेंट लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी का ब्रीच हुआ है तो एजेंट की लाइबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। सिक्स्थ है एजेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, अगर एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने नाम से तो फिर उसमें उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होती है।
Seventh, agency coupled with interest. When contract of agency relate to subject matter in which agent has special interest shall be personally liable for his interest. अगर एजेंट कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें उसका भी इंटरेस्ट है तो फिर वो उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा। अब अगर राइट्स ऑफ एजेंट, एक एजेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो नंबर 1 राइट टू क्लेम रिम्बर्समेंट फॉर एक्सपेंस। अगर एजेंट कोई भी एक्सपेंस करता है कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर उसके पास राइट होता है कि वो उसे क्लेम कर सकता है। सेकंड, राइट टू रिसीव रिमरेशन। जब एजेंट प्रिंसिपल ने एजेंट हायर करा है तो कुछ सैलरी के लिए करा होगा तो उसके पास राइट होता है कि वो रिमरेशन रिसीव करे। थर्ड है, एन एजेंट हैज राइट टू इंडेमनिफाइड बाय प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। जब वो अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई लॉफुल एक्ट करता है और उसे कोई लॉस हो जाता है तो फिर उसे राइट होता है कि वो उसका कंपनसेशन प्रिंसिपल से क्लेम कर सके। फोर्थ, एन एजेंट हैज राइट टू इंडेमनिफाइड बाय प्रिंसिपल फॉर कंपनसेशन व्हिच हैज रिक्वायर्ड टू पे टू थर्ड पार्टी फॉर इंजरी कॉस्ट टू देम बाय हिज रॉन्गफुल एक्ट विद इन गुड फेथ। जब एजेंट की अथॉरिटी के अंदर अंदर वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो जाए तो फिर एजेंट को जो भी उस पर खर्चा करता है उसका कंपनसेशन वो एजेंट अपने प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। फिफ्थ, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर इंजरीज कॉज्ड बाय प्रिंसिपल नेग्लेक्ट एंड एजेंट हैज राइट टू क्लेम कंपनसेशन। अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट करने की वजह से कोई इंजरी हो जाती है एजेंट को तो फिर एजेंट के पास राइट होता है कि वो उस इंजरी को क्लेम कर सके। सिक्स्थ, राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। एजेंट के पास राइट होता है कि वो पोजीशन रिटेन कर सके प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी का जब तक उसको उसकी पेमेंट ना मिल जाए। अब ड्यूटीज का क्या होती है एजेंट की, तो नंबर 1 टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल। जो भी उसका प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देता है उसे फॉलो करना। सेकंड, ड्यूटी टू एक्ट विद स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। अपने सभी स्किल्स एंड इंटेलिजेंस के साथ काम करना। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। अगर उसका प्रिंसिपल उससे सभी अकाउंट मांगता है, मतलब डिटेल मांगता है कि तुमने कहाँ का क्या क्या खर्चा करा है वो सारी चीजें मेरे को दिखाओ, तो फिर वो से की ड्यूटी होती है कि वो अकाउंट्स को दिखाए। फॉर ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। इन केस ऑफ डिफिकल्टी इट इज ड्यूटी ऑफ एजेंट रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेशन विद प्रिंसिपल एंड सीकिंग टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी डिफिकल्टी उसे फेस हो रही है एजेंट को तो उसके पास राइट होता है कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। फिफ्थ है, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। अपने खुद के अकाउंट में वो किसी के भी साथ डील नहीं कर सकता, कोई भी पेमेंट नहीं ले सकता, उसे प्रिंसिपल के ही अकाउंट में पेमेंट लेनी होगी। सिक्स, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। उसके पास ड्यूटी ये उस अथॉरिटी को डेलीगेट करने की पावर नहीं होती, ये उसकी ड्यूटी है कि वो किसी को भी अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा। सेवन, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इवेंट ऑफ प्रिंसिपल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और डेथ। अगर उसके प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड का माइंड का हो जाता है तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसके इंटरेस्ट को बचा के संभाल के रखेगा। एट्थ, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के नाम से कोई सम उसे पेमेंट मिली है तो वो उस पेमेंट को प्रिंसिपल को देगा। अब प्रिंसिपल की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, तो एजेंट्स ड्यूटी आर प्रिंसिपल राइट। जो भी एजेंट की ड्यूटी होती है वो प्रिंसिपल के राइट होते हैं और जो एजेंट के राइट होते हैं वो प्रिंसिपल की ड्यूटीज हो जाती हैं। अब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एक एजेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, तो बाय एक्ट ऑफ पार्टी। पार्टी कुछ ऐसा कर दे जिससे कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का टर्मिनेट हो जाए तो वो टर्मिनेशन कहलाता है। अब एक्ट ऑफ पार्टी में क्या कहता है, बाय एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि अब मैं तुम्हें अपना एजेंट नहीं रखना चाहता तो ये एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। बाय रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मना कर दे वही बात हो गई, ठीक है। इनरिवोकेबल एजेंसी कब कब होती है, नंबर 1 वेयर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अगर एजेंसी हुई है उसमें एजेंट का कोई इंटरेस्ट है तो फिर वो इरिवोकेबल एजेंसी हो जाती है जब तक उसे वो इंटरेस्ट नहीं मिल जाता। सेकंड, वेयर अथॉरिटी पार्शियली एक्सरसाइज बाय एजेंट। इफ अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर कैन नॉट रिवोक अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अगर अथॉरिटी एक्सरसाइज की जा रही है किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा, तो प्रिंसिपल डेटर उसे रिवोक नहीं कर सकता है। थर्ड, वेयर एजेंट इनकर पर्सनल लाइबिलिटी। अगर एजेंट पर्सनल लाइबिलिटी इनकर करता है तो जब तक उसकी वो पर्सनल लाइबिलिटी को रिम्बरिश नहीं कर दिया जाता तब तक एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती है। थर्ड है, बाय रिन्यूकेशन ऑफ बिजनेस बाय एजेंट। अगर आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू प्रिंसिपल में रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी एंटर्ड इनटू फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ एजेंट शैल हैज टू पे कंपनसेशन टू प्रिंसिपल। मतलब अगर किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए एजेंसी होती है, बिजनेस के लिए की जाती है कि हाँ तुम मेरे को बिजनेस में मेरे एजेंट रहोगे, तो जब तक वो बिजनेस चलेगा तब तक एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती है।
दोबारा कब दूसरे किस तरीके से रिवोक की जा सकती है, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के जब लॉ कुछ ऐसा करे जिससे वो नोटिस वगैरह दे दे कि अब तुम्हें एजेंसी रिवोक करनी है, तो वो रिवोक हो जाती है। कब होती है? बाय इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल या एजेंट कोई भी, एंड व्हेन, जब प्रिंसिपल वो हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो एजेंसी खत्म हो जाती है। सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, जिस भी काम के लिए एजेंसी की गई थी अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए तो फिर एजेंसी भी रिवोक हो जाती है। थर्ड, बाय कंप्लीशन ऑफ एजेंसी, जब एजेंसी का टाइम कंप्लीट हो जाए तो फिर वो एजेंसी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ, इंसैनिटी और डेथ, प्रिंसिपल के इंसान होने पर या डेथ होने पर एजेंसी रिवोक हो जाती है और टर्मिनेट हो जाती है, मतलब। और फिफ्थ, प्रिंसिपल बिकम एन इंडियन एनिमी, मतलब प्रिंसिपल उसी कंट्री का एनिमी बन जाए जिसका एजेंट है, तो फिर वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट और एजेंसी, ये सभी टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया। ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाली है सभी के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों की कोई पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर रखा है। वो लिंक ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।